जी, तो हम पधार गए हैं आपके सामने आज फिर से अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। कल हमने पढ़ा था ख्याति और आज हम चर्चा करेंगे फिर से ख्याति के बारे में। कल आपसे जो बात हुई थी वो हुई थी ख्याति की विशेषताओं के बारे में, ख्याति की परिभाषा के बारे में, ख्याति उत्पन्न कैसे होती है इसके बारे में। आज हम जानेंगे ख्याति के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है ना। सामान्य रूप से अगर देखा जाए मतलब ख्याति के प्रकार का तात्पर्य है टाइप्स ऑफ गुडविल से। तो ख्याति के प्रकार सामान्य रूप से अगर बात की जाए तो ख्याति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आ जाती है डॉग गुडविल। डॉग गुडविल का तात्पर्य है कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। अब कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति की बात हो रही है तो आप ही बताइए भाई कुत्ते का स्वभाव कैसा होता है। कुत्ता जो होता है वो स्वामी भक्त होता है। स्वामी भक्त होने का तात्पर्य कि भैया उसका मालिक जहां जहां जाता है कुत्ता उसके पीछे उसी के वहीं वहीं चला जाता है ना। तो इस तरीके की जो ख्याति होती है वो एक तरीके से अगर कहा जाए तो वह व्यक्ति के ऊपर आधारित होती है, यानी कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों के आधार पर इस प्रकार की ख्याति का निर्माण होता है ना। व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों के आधार पर इस प्रकार की ख्याति का निर्माण होता है। मान लीजिए कोई व्यापारी जिसका व्यवहार बहुत ही ज्यादा अच्छा है ना, या फिर मान लीजिए कि शिक्षकों की ही ख्याति कह ली जाए तो कोई भी शिक्षक होगा तो कोई भी छात्र अगर मान लीजिए कोचिंग सेंटर्स पे जाते हैं तो वो उनके व्यक्तिगत गुणों के कारण जाते हैं, मतलब कि विषय विशेषज्ञता भी इसमें आती है, व्यवहार कुशलता भी आती है, ये सब चीजें, ठीक है ना। तो इस तरीके की ख्याति को क्या कहा जाता है, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहा जाता है। कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति जो होती है इसका मूल्य जो होता है वह बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति से कम होता है। बहुत कम नहीं होता है लेकिन हाँ बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति से इसका मूल्य क्या होता है, कम होता है। और जो चूहे वाली ख्याति होती है, चूहे के स्वभाव वाली ख्याति होती है, उसके मूल्य से इस ख्याति का मूल्य क्या होता है, अधिक होता है। कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति के बाद अगर बात की जाए तो दूसरी ख्याति आती है बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। बिल्ली का स्वभाव कैसा होता है भाई, तो बिल्ली जो होती है वो थोड़ा सा शांति प्रिय होती है और स्थान प्रिय होती है। शांति प्रिय का तात्पर्य होता है कि बिल्ली जो होती है ना उसको मतलब एकांत जो होता है थोड़ा सा ज्यादा पसंद आता है ना। तो और बिल्ली जो एक बार जहां पर रहना शुरू कर देती है तो फिर उसके बाद बिल्ली जो है उस स्थान को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाती। ऐसा माना जाता है कि जब बिल्ली का बच्चा आंख खोलने वाला होता है ना तो उसकी माँ 6-7 घर घुमा देती है और फिर बिल्ली का पूरा जीवन यापन उसी 7 घर में होता है, चाहे उस मकान के मालिक कितने ही क्यों ना बदल जाएं। इसी प्रकार से जो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति होती है वह स्थान आधारित ख्याति होती है। ये वाली ख्याति व्यक्ति प्रधान ख्याति होती है, यह स्थान प्रधान ख्याति होती है। मतलब कि किसी भी फर्म या किसी भी संस्था के कितने ही मालिक क्यों ना बदल जाएं, यह ख्याति जो है वो कम होने वाली नहीं है। तो इस तरीके की ख्याति को हम क्या कहते हैं, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा मूल्य किस ख्याति का होता है, तो सबसे अधिक मूल्य सदैव बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति का माना जाता है। तीसरी ख्याति की चर्चा कर लेते हैं। तीसरी ख्याति जो होती है वो होती है चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। अब चूहे के स्वभाव वाली ख्याति है तो भैया चूहे का स्वभाव पहले आपको पता होना चाहिए। कैसा होता है चूहा का स्वभाव, तो चूहा स्वभाव से ही क्या होता है, घुमक्कड़ किस्म का होता है। मतलब स्थिरता तो उसके जीवन में है ही नहीं, है ना। एक तरफ से भैया बिल खुला हुआ है, आप उस बिल को बंद कर दीजिए, वो दूसरी तरफ से गड्ढा करके निकल जाएगा, लेकिन वो शांत बैठने वाला नहीं है। तो ऐसे ही कुछ व्यापारों की ख्याति ऐसी ही होती है, कभी ज्यादा हो गई, कभी कम हो गई, कभी बिल्कुल ही कम हो गई। यही एक ऐसी ख्याति है जिसका मूल्य कई बार शून्य तक भी हो जाता है। मतलब अगर आपसे कहा जाए ऐसी कौन सी ख्याति है जिसका मूल्य शून्य भी हो जाता है, तो वह होती है चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। ऐसी कौन सी ख्याति है जिसका मूल्य सबसे अधिक होता है, तो वह है बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। अगर कहा जाए कि भैया स्थान आधारित ख्याति कौन सी है, तो जो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति होती है वह स्थान आधारित या स्थान प्रधान ख्याति कहलाती है, ठीक है ना। व्यक्तिगत प्रधान या व्यक्ति प्रधान ख्याति कौन सी कहलाती है, तो ये जो कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति होती है इसको व्यक्ति प्रधान ख्याति कहा जाता है। एक बार जल्दी जल्दी से देखें तो भैया कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति व्यक्ति प्रधान ख्याति होती है, इसका मूल्य बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति से कम होता है और चूहे के स्वभाव वाली ख्याति से अधिक होता है। व्यक्ति जहां जहां जाता है
उसकी ख्याति वहीं वहीं जाती है। क्यों? क्योंकि यह ख्याति जो थी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों के कारण निर्मित होती है, मतलब उसके गुण और उसकी विषय विशेषज्ञता जो होती है उसके कारण इस प्रकार की ख्याति का निर्माण होता है। ठीक है, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, तो भाई बिल्ली जो होती है स्वभाव से ही स्थान प्रिय होती है, शांत प्रिय होती है। तो ये अपना जहां स्थान बना लेती है उसके बाद वो उस स्थान को कभी नहीं त्यागती। मैंने बताया ना कि उन घरों के मालिक चाहे कितने ही क्यों ना बदल जाएं, बिल्ली वह स्थान छोड़ करके नहीं जाती, चाहे उसको खाने को मिले चाहे उसको खाने को ना मिले। इसी तरीके से स्थान आधारित ख्याति यानी बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति जो होती है, सामान्यतः बाजार का जो एरिया होता है, मार्केट एरिया, उस जगह की जो भी दुकानें होती है वहां पर यही ख्याति पाई जाती है ना, बाजारों की जो ख्याति होती है। हाँ, तो इस ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है। किसी भी फर्म या किसी भी संस्था के कितने ही मालिक क्यों ना चेंज हो जाएं, इस ख्याति का मूल्य कम होने वाला नहीं है। चूहे की स्वभाव वाली ख्याति, तो चूहा स्वभाव से घुमक्कड़ किस्म का होता है, फुदक्कड़ किस्म का होता है, तो भैया ये हमेशा इधर उधर बिल्कुल घूमते रहता है। तो इस प्रकार के लोग जिनके व्यापार का स्थान रोज बदलते रहता है, जिनके गुण भी बदलते रहते हैं, मतलब कि इसमें ना तो यह ख्याति व्यक्ति प्रधान होती है, ना तो यह ख्याति स्थान प्रधान होती है ना, यहाँ सब परिवर्तित ही होते रहता है। तो इस प्रकार की ख्याति का मूल्य इसीलिए क्या होता है, अत्यधिक कम होता है, और कई बार इस ख्याति का मूल्य शून्य भी हो जाता है। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं ख्याति के मूल्यांकन की विधियों के बारे में। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, चलिए थोड़ा सा बोर्ड इरेज कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम बात करने जा रहे हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। हालांकि ये सारी की सारी विधियां न्यूमेरिकल बेस्ड हैं और इन्हीं विधियों के आधार पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। न्यूमेरिकल पर चर्चा भी आपसे होगी, पहले थोड़ा इसको थ्योरेटिकल रूप से देख लेते हैं। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां यानी कि वैल्यूएशन, राइट द या एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है ना, मतलब कि गुडविल को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड है उन पे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट मेथड होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। जो आपकी औसत लाभ विधि होती है, हमको हमारे प्रश्न में कुछ वर्षों का लाभ या हानि दिया जाता है, उन सभी लाभ या हानि के आधार पे अपन क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं, और औसत लाभ में फिर क्रय वर्षों का गुणा कर देते हैं, यानी कि परचेजिंग ईयर का गुणा कर देते हैं, और उसके आधार पर हम ख्याति का मूल्य निकाल लेते हैं। जैसे मैं आपको इसको थोड़ा सा बता रहा हूं, मान लीजिए कि आपके फर्म में पिछले 5 वर्षों का लाभ दिया गया है, एक साल 10,000, दूसरे साल 8,000, तीसरे साल 5,000, चौथे साल 15,000 और 5वें साल 20,000। ठीक है ना, तो अगर इसका औसत निकालना है तो इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, यानी प्लस करना पड़ेगा, और कितने वर्षों के प्रॉफिट को अपन ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दीजिए, औसत लाभ निकल आएगा, यानी 10 8 18, 5 23, 5 28, 10 38 और 20, 38 20 58,000 रुपए आया। 5 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 11,600 रुपए आ जाएगा। और ये जो 11,600 रुपए आया है, ये आपका कहलाएगा एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ। ये सिर्फ औसत लाभ आया है, जबकि हमको औसत लाभ विधि के आधार पर ख्याति निकालना है, औसत लाभ नहीं, ख्याति निकालना है। तो फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बराबर, तो औसत लाभ गुणे क्रय वर्षों की संख्या, एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेजिंग ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 11,600, और रही क्रय वर्षों की संख्या की बात, तो ये आपके क्वेश्चन में दिया जाता है कि 2 वर्षों के आधार पर निकालना है कि 3, सामान्यतः 2 या 3 ही मिलता है, तो 3 दिया है तो 3 से गुणा कर दीजिए और आपको गुडविल की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि वैल्यू ऑफ गुडविल आपको पता चल जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया इसके आधार पे, 34,800 रुपए हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं, मतलब कि पिछले कुछ वर्षों का अपन को लाभ दिया जाता है, इन लाभों को जोड़ करके वर्षों की संख्या से भाग देते हैं तो औसत निकल आता है, एवरेज निकल आता है, और जो एवरेज निकल के आता है उसी में क्रय वर्षों की संख्या से गुणा कर देते हैं तो ख्याति मिल जाती है। कई बार आपके क्वेश्चन में लाभ ही लाभ हर बार दिया जाए ऐसा संभव नहीं है, कई बार आपको बीच में हानि दे दी जाती है, भाई पहले साल 10,000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल 8,000 का प्रॉफिट हुआ,
तीसरे साल 5,000 रुपए की हानि हो गई तो प्रॉफिट को प्लस करते हैं, जबकि लॉस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब किसको किसको जोड़ेंगे भैया, तो 10,000 और 8 18,000 और 5 23 और 10 33,000 और 20 53,000 53,000 रुपीज ऐसे जुड़ गया। और हानियां कितनी है, मात्र एक है, तो 5,000 इसमें से घटा दीजिए, अपॉन 5 कर दीजिए। 53,000 में 5,000 गया तो कितना आ गया, 48,000 आ गया। 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाए, 5 9 या 45 यानी 5 9 45 3 0 30 5 9,600 रुपए आपका क्या आ गया, औसत लाभ। अब यहाँ 9,600 रुपए में यानी कि औसत लाभ में जो भी क्रय वर्षों की संख्या दी गई है आप गुणा कर लीजिए। 28,800 रुपए जो आया आपका वो क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल यानी ख्याति का मूल्य कहलाएगा। तो औसत लाभ विधि बहुत ही सिंपल है, मैं इसके न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। औसत लाभ के बाद अगर अपन बात करें भारित औसत लाभ विधि, सामान्यतः इस विधि के प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाते हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट विधियां बताऊं तो औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और तीसरा अगर इंपॉर्टेंट मेथड कहें तो वह है पूंजीकरण विधि। औसत लाभ विधि यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि यानी सुपर प्रॉफिट मेथड, पूंजीकरण विधि को हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीन विधियां जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। क्वेश्चन में सभी के सॉल्व करवाऊंगा आपको। भारित औसत लाभ विधि के बारे में जान जाते हैं थोड़ा सा। भारित औसत लाभ विधि होती है ना, जो जैसे नहीं अभी बताया गया कि पहले वर्ष का प्रॉफिट दिया गया 10,000, दूसरे ईयर का प्रॉफिट 8,000, तीसरे ईयर का प्रॉफिट 5,000, चौथे ईयर का प्रॉफिट शायद मैंने जो भी लिखा था 15,000 मान ले रहे हैं, और पांचवें ईयर का प्रॉफिट 20,000। तो ये जो प्रॉफिट दिए गए इनको एक भार देना पड़ता है, एक वेट देना पड़ता है। वेट सामान्यतः क्रम से होता है 1 2 3 4 5। ये दिया गया है आपको प्रॉफिट और ये दिया गया है वेट, वेट यानी भार। अब हमको क्या करते हैं भैया, यहाँ टोटल प्रोडक्ट निकाला जाता है। जो कैसे निकलता है, तो प्रॉफिट में वेट का क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं। 10,000 में 1 का गुणा करो तो 10,000, 8,000 में 2 का गुणा करो, कर ही देता हूं, 10,000 में 1 का गुणा करो तो 10,000, 8,000 में 2 का गुणा करो तो 16,000, 5 में 3 का गुणा होगा तो 15,000, 15 में 4 का गुणा होगा तो 60,000 और 20 में 5 का गुणा होगा तो 1,00,000। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, प्रोडक्ट निकाला जाता है। ठीक है, और ये वेट हो गया। अब ये जो टोटल प्रोडक्ट इस तरीके से आएगा, मतलब अपन पहले क्या निकालने वाले हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये जो प्रोडक्ट है मतलब टोटल इनका, तो ये जो प्रोडक्ट आएगा ना, तो इनका जो टोटल होगा यानी कि टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, मतलब कि कुल उत्पाद बटे कुल क्या हो जाएगा, भार, है ना। तो कुल उत्पाद में कुल भार का भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है ना। मतलब कि अब यहाँ कितना है, 10,000 और 16 26,000, 26,000 और 15 हो जाएगा 41,000, और 60,000 जोड़ेंगे तो 1,01,000, और 1,00,000 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2,01,000। टोटल वेट भी कर लो तो भैया 1 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, तो 2,01,000 में 15 का दे दीजिए भाग। 15 का भाग देने के बाद जो भी आपको प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, आपका भारित औसत लाभ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा। 15 से भाग देंगे तो 15 से यहाँ 1 आ गया, बचा 5 और 1 51 हो जाएगा। 15 3 जा 45 यानी 15 3 45, बचा 6 और 6 0 हो जाएगा 60, 15 चौको 60, 0 0 कट गया, तो 13,400 आ जाएगा। इसके बाद इसमें भी आपको जो भी दिया रहेगा परचेजिंग और उसमें गुणा करके उस तरीके से फिर से अपन निकालें, मतलब वैल्यू ऑफ गुडविल जब निकालना होगा तो ये इस बार भैया वो औसत लाभ विधि थी तो अपन ने लिखा था एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर, औसत लाभ गुणे क्रय वर्षों की संख्या। अब ये भारित औसत लाभ विधि है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर, यानी भारित औसत लाभ गुणे परचेजिंग ईयर। भारित औसत लाभ कितना आ गया, 13,400, और परचेजिंग ईयर आपको जो भी दिया जाएगा 2 या 3, मान लीजिए 2 दिया है तो आप गुणा कर दीजिए, 26,800 आ जाएगा। इस तरीके से हम ख्याति का मूल्य निकाल लेते हैं। थ्योरी के रूप में कैसे लिखेंगे, थ्योरी के रूप में लिखेंगे कि भैया सबसे पहले हम प्रत्येक वर्ष के प्रॉफिट को यानी लाभ को एक भार देते हैं, यानी कि वेट प्रदान करते हैं।
उसके बाद प्रॉफिट का गुणा वेट से करके कुल उत्पाद या प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर उस उत्पाद का कुल योग करते हैं। तो कुल योग में मतलब उत्पाद के यानी प्रोडक्ट के कुल योग में भार के कुल योग से भाग देने पर जो भी मान आता है वही कहलाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट यानी भारित औसत लाभ। फिर भारित औसत लाभ में क्रय वर्षों की संख्या का गुणा करके हम ख्याति का मूल्य यानी कि वैल्यू ऑफ गुडविल की गणना कर लेते हैं। ठीक है ना, ये दो विधियां मैंने आपको बताई। तीसरी विधि की बात करते हैं। तीसरी विधि की बात करते हैं तो तीसरी विधि है आपकी अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि का तात्पर्य है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। अधिलाभ विधि, इसको हम सुपर प्रॉफिट मेथड कहते हैं। अधिलाभ विधि के लिए बताएं भैया आपको, अधिलाभ विधि यानी सुपर प्रॉफिट के लिए एक फॉर्मूला होता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को बेटा हम कहते हैं औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, और ये जो सुपर प्रॉफिट होता है ये क्या कहलाता है, अधिलाभ कहलाता है। आज हम दो ही देखते हैं, समय रहता है तो बाकी दो विधियों पे भी चर्चा करेंगे, नहीं तो शायद ये तीसरी विधि के बाद है ना कंप्लीट करते हैं। ये कह रहा हूं मैं सुपर प्रॉफिट मेथड जो होता है, सुपर प्रॉफिट में पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ता है, अधिलाभ निकालना पड़ता है। अधिलाभ यानी अधिक लाभ। कल जब अपन ने शुरुआत की थी मैंने क्या कहा था, सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाने की जो क्षमता होती है व्यापार की उसी को ख्याति कहते हैं। जस्ट यहां पर बिल्कुल फिट बैठती है वो डेफिनेशन, है ना। सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट मेथड माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो भैया अधिलाभ आप तभी निकाल पाओगे जब आपको औसत लाभ यानी एवरेज प्रॉफिट पता हो। अगर पता है, क्वेश्चन में दिया गया है कि एवरेज प्रॉफिट कितना है तो ठीक, नहीं तो अभी मैंने एवरेज प्रॉफिट निकालना आपको बताया कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सभी प्रॉफिट को जोड़ते हैं और फिर वर्षों की संख्या से भाग देते तो औसत लाभ निकल आता है। मान लीजिए आपको दिया गया कि आपकी फर्म का औसत लाभ कितना है, 80,000 रुपए है। कितना भाई, 80,000 रुपए, ठीक है। अब बात आती सामान्य लाभ कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो भैया नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा वो आपको क्वेश्चन में दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो पड़ती कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है यानी कि पूंजी कितनी लगाई गई है, अब पूंजी लगाने के बाद लाभ की दर कितनी है। मतलब कि नहीं ऐसा होता है कि अगर मैं इस व्यापार में 2 लाख रुपए लगा रहा हूं, कम से कम या 10% का प्रॉफिट तो मुझे होना चाहिए, या 15% का प्रॉफिट तो आपको होना चाहिए। तो ये जो 10-15% का प्रॉफिट आप सोचते हो यही कहलाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि सामान्य लाभ की दर। तो कैपिटल में हम इंटू करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब सामान्य लाभ की दर। अब भैया दर है तो बटे में 100 तो होगा। तो मान लीजिए आपने पूंजी लगाई है कितनी, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए की पूंजी आपने लगाई और ये कहा जा रहा है कि तुमको 10% का प्रॉफिट तो जरूर होगा। तो 10% 0,0,0,0 कट गया, कितने का प्रॉफिट हुआ, 50,000 का। ये 50,000 रुपए का प्रॉफिट सामान्य लाभ कहलाएगा। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट दिया जाएगा या तो कैलकुलेट करोगे तो कितना आया, 80,000 रुपए। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 50,000 रुपए। तो 80,000 में 50,000 रुपए को जब लेस किया जाएगा तो कितना आएगा, 30,000 रुपए आएगा। तो यही क्या कहलाएगा, आपका अधिलाभ कहलाएगा। सामान्य लाभ वह लाभ होता है जो हम शुरुआत में सोच लेते हैं कि भैया हम 5 लाख रुपया पूंजी लगा रहे हैं तो हमको कम से कम 10% प्रॉफिट जरूर होना चाहिए। तो ये 5 लाख का 10% कितना है, 50,000। अपन ने सोच लिया था कि कम से कम 10,000 रुपए का प्रॉफिट तो हमको जरूर होना, सॉरी 10% का प्रॉफिट तो हमको जरूर होना चाहिए। यानी कि 50,000 रुपया ना कमाए तो का ही बिजनेस किए, है ना। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करके बिजनेस करते हैं तो आपको प्रॉफिट कुछ ज्यादा ही हो जाता है। यही जो ज्यादा प्रॉफिट तुमने कमाया है, सोचे थे 50,000 कमाएंगे लेकिन एक्चुअल में वास्तविकता में तुमने कितना कमा लिया भैया, 80,000। तो जो 30,000 रुपए जो एक्स्ट्रा कमा रहे हो यही क्या कहलाएगा, अधिलाभ कहलाएगा, यानी अधिक लाभ कहलाएगा, यानी सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। लेकिन यार ये तो सुपर प्रॉफिट हुआ, हम तो ख्याति के मूल्यांकन की गणना कर रहे थे ना, मतलब ख्याति का मूल्यांकन कर रहे थे ना। तो ख्याति का मूल्यांकन कैसे होगा, तो बस उसी तरीके से
लिखो यहाँ पे भैया ख्याति का मूल्य यानी कि वैल्यू ऑफ गुडविल। अब भैया कौन से, जब औसत लाभ के आधार पे ख्याति की गणना कर रहे थे तो लिख रहे थे औसत लाभ गुणे परचेजिंग ईयर, मतलब औसत लाभ गुणे क्रय वर्षों की संख्या। जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट भारित औसत लाभ विधि का उपयोग कर रहे थे तो लिख रहे थे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। अब अपन कौन सी विधि अपना रहे, सुपर प्रॉफिट मेथड यानी अधिलाभ विधि। तो अब यहां पर लिखा जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ गुणे क्रय वर्षों की संख्या। अधिलाभ कितना आया 30,000, मान लीजिए क्रय वर्षों की संख्या 3 दी गई है, 30,000 में 3 का गुणा करिए 90,000 रुपए आ गया, और ये क्या कहलाएगी आपकी ख्याति कहलाएगी। तो इस तरीके के छोटे छोटे से सवाल आते हैं, ठीक है ना, और इनको हम आराम से पूरा भी कर सकते हैं। पूंजीकरण विधि वार्षिकी विधि के बारे में मैं बस थोड़ा सिंपल से ही बता दूंगा, कोई ज्यादा वो नहीं है। अगर आपसे औसत लाभ निकालते आता है और अधिलाभ निकालते आता है तो आप इस विधि का उपयोग भी कर सकते हैं। इसमें भी पूंजीकरण विधि की अगर बात की जाए तो इसको सॉल्व करने की 2 विधियां हैं। पहली विधि होती है औसत लाभ का पूंजीकरण करके, औसत लाभ का पूंजीकरण करके, है ना, या औसत लाभ का पूंजीकरण विधि द्वारा। और दूसरा होता है अधिलाभ का पूंजीकरण करके या अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। तो भैया जब औसत लाभ का पूंजीकरण करना है तो पूंजीकरण का मतलब पूंजी का निर्माण करना। अभी आपने निकाला था ना 5 लाख का 10% कितना आया था 50,000। अब आपको कह दिया जाए कि भैया हमको प्रॉफिट हुआ है 50,000 का, है ना, तो थोड़ा ये बताओ हमने पूंजी कितनी लगाई थी। हम कहा ठीक है तुम पूंजी ना बताओ, ये बताओ तुमको कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। कहता हाँ लाभ तो मेरे को 10% हुआ है। मैं कहा 10% में कितना लाभ हुआ है 50,000। तो मैं कहा रुको बताता हूं कि तुम कितना पूंजी लगाए थे। जब प्रतिशत निकालते हैं तो 10/100 किया था ना आपने, और जब इसी से छोटे से बड़े की ओर जाना है, लाभ से पूंजी की ओर जाना है, तो 10/100 ना करके 100 बटे क्या कर दीजिए 10 काट दीजिए। 50,000 में 10 का गुणा करिए, भैया तुमने 5 लाख रुपए लगाए थे। तो जब भी पूंजीकरण किया जाता है तो 100 हो जाता है ऊपर, और जो दर होती है, जो रेट ऑफ रिटर्न होती है, वो हो जाती है नीचे, ठीक है ना। तो अगर आपको औसत लाभ की पूंजीकरण विधि से गुडविल की वैल्यू निकालनी है तो सीधे सीधे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है वैल्यू ऑफ गुडविल का। इसका फॉर्मूला हो जाता है वैल्यू ऑफ गुडविल का। मतलब यहां पे फिर आपको परचेजिंग ईयर से कोई लेना देना नहीं है, क्रय वर्षों की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। वैल्यू ऑफ गुडविल का सीधा सा फॉर्मूला बनता है औसत लाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट इनटू 100, यानी औसत लाभ गुणे 100 बटे सामान्य लाभ की दर, मतलब कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और ऐसा ही अधिलाभ की पूंजीकरण में भी होता है। अगर आप इसमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है तो वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, औसत लाभ निकालो, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते पता है, 100 का गुणा करो और आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकल आएगा, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ गुडविल जो होती है इसके माध्यम से अगर आपको निकालना है अधिलाभ के द्वारा, तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट जहां लिखा था तो यहाँ क्या लिख दो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस इस तरीके से हो गया। मैंने कहा था औसत लाभ विधि इंपॉर्टेंट है, अधिलाभ विधि भी इंपॉर्टेंट है, और पूंजीकरण विधि में बता दे तो इसमें भी अधिलाभ विधि ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वार्षिकी विधि भी कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें भी ऐसे ही आप प्रॉफिट निकालिए और उसके बाद आपको मूल्य दिया रहता है 1 रुपए की वार्षिकी का, कि 1 रुपए की वार्षिकी का मूल्य कितना 2.123 कुछ भी ऐसे दिया रहेगा। तो बस आपको लाभ निकालने के बाद जब वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे तो उसमें इसी वार्षिकी का यानी इसी एनुअल जो भी आपको इसका रेट दिया रहता है उससे इनटू कर देते हैं, तो हमको वार्षिकी विधि के माध्यम से भी ख्याति का मूल्यांकन करने आने लग जाता है, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है, और आपकी आज ख्याति के मूल्यांकन की सारी विधियां मैंने आपको बता दी। थोड़ा सा धीरे धीरे करके एक आध दो बार अगर समझने का प्रयास करें तो बन जाएगा, और जब मैं इसके न्यूमेरिकल बताऊंगा तब तो और बन जाएगा। आपको बता दें कि औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि लिखने के लिए भी आती है व्यक्तिगत रूप से, कि
ख्याति के मूल्यांकन की औसत लाभ विधि से आप क्या समझते हैं? मैंने बताया हुआ है, आप पीछे जाकर के देख लीजिएगा। अधिलाभ विधि है ना, तो अधिलाभ विधि, ख्याति के मूल्यांकन की अधिलाभ विधि से आप क्या समझते हैं, या पूंजीकरण विधि से क्या समझते हैं? आप बताएंगे और आपसे ये बन भी जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इस चैप्टर का यानी गुडविल वाले डिपार्टमेंट का एक क्वेश्चन रह गया है। वो क्वेश्चन क्या है? औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। बन जाएगा मेरे ख्याल से आपसे वो भी। औसत लाभ में सबसे पहले औसत लाभ निकाला जाता है ना, और इसमें क्या निकाला जाता है आपका? अधिलाभ। तो औसत लाभ निकालते कैसे हैं? तो उसका फॉर्मूला लिख दीजिए कि भैया वर्षों के लाभों का योग या पिछले वर्षों के लाभों का योग बटे वर्षों की संख्या, और यहाँ लिख दीजिए क्या? औसत लाभ माइनस अधिलाभ। इस सूत्र के द्वारा ख्याति निकालते हैं, है ना, मतलब अधिलाभ निकालते हैं। दूसरी बात लिख दीजिए किसमें भैया? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य लाभ की दर की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें भैया सामान्य लाभ की दर की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि अपन को सामान्य लाभ निकालना रहता है। इसमें विनियोजित पूंजी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड की भी आवश्यकता होती है। इस तरीके से बना करके लिखना चाहें तो भी बना सकते हैं। बाकी मैं आपको ये चीज नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। नोट्स भी हमारे 2-4 दिनों, मतलब एक आध चैप्टर के साथ उसमें अपलोड किए गए हैं, है ना, उस पर भी काम चल रहा है। कॉपी वाली मतलब हाथ से लिखी हुई राइटिंग में तो नोट्स हैं, लेकिन अभी वो टाइपिंग वाली राइटिंग में नहीं है, तो थोड़ा टाइपिंग का काम हो जाए कंप्लीट, नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको अभी कुछ इसको लिखना भी है तो वैसे तो मैं बोर्ड में इतना लिख देता हूं कि आपका काम हो जाएगा। फिर भी आपको और ज्यादा डिटेल से पढ़ना है तो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मन लगा करके पढ़ते रहिए और पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए। बिल्कुल अब सोना नहीं है, रोना भी नहीं है, टाइम से उठिए और जल्दी उठिए। ज्यादा से ज्यादा समय आप अपनी पढ़ाई को दीजिए। बस अब की बार आपको 490 पार लेके आना है, मतलब 95 तो चलो कहीं नहीं गए हैं, 475 पार होंगे तो भी चलेंगे, लेकिन फिर भी सोच के हमेशा बड़ा सोचो। 500 में इस बार 490 लेके आना, आपकी बार 490 पार। ऑल द बेस्ट।